अपक्रिया की कोटि किसको कहते हैं? जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की सांद्रता की जो घात होती है जिस पे अपक्रिया का वेग निर्भर करता है। जैसे हम जानते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? 2 हो गई। इसका मतलब कंसंट्रेशन को जब आप 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 2 पे पावर 2 लग जाएगा, क्या हो जाएगी? 4। तो इसका मतलब वो पावर पे डिपेंड कर रही है कि उसकी कंसंट्रेशन किस तरीके से चेंज होगी, बस उसी का नाम ही क्या है? कोटि, अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं? रेट इक्वल टू के इक्वल टू ए पे पावर क्या लिखेंगे? 1। इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, के इक्वल टू क्या होता है? 2.303 अपॉन टी ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसी को कैसे लिख लेते हैं? के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। अच्छा, दूसरा आपने पढ़ा टी हाफ, जिसको अर्धायु कहते हैं। टी हाफ इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई के, टी हाफ लिख रहे हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता व समय के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है जिसका स्लोप वेग के बराबर हो जाता है, जो रेट कांस्टेंट है उसके बराबर हो जाता है। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपने पढ़ा है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो के इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टी। कैसे लिखते हैं? के इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। जब दोनों अपकारकों की सांद्रताएं भिन्न भिन्न हों, जब दोनों अपकारकों की सांद्रताएं भिन्न भिन्न होंगी तो क्या लिखेंगे? के इक्वल टू, याद करें हमने 2 फॉर्मूले इसमें बताए थे। के इक्वल टू 2.303 ए माइनस बी लॉग बी इंटू ए माइनस एक्स ए इंटू बी माइनस एक्स। इसमें जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसी से घटा दिया जाएगा। ए की कंसंट्रेशन है तो ए माइनस, और बी की ज्यादा हो तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी बी माइनस ए लॉग, यहाँ जो माइनस किया है ए अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए माइनस एक्स, बस इतना थोड़ा सा बदलाव होता है। सेकेंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है 1 अपॉन ए इंटू के होता है। आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। थर्ड ऑर्डर की बात करें तो थर्ड ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी नहीं, ड्राइव किया जा सकता है, उसी तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। किसी भी ऑर्डर की रेट कांस्टेंट के की मात्रा की अगर बात करते हैं टी हाफ के लिए निकालते हैं तो टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन लगेगा। वेग निर्धारण पद जिसको कहते हैं आरडीएस, आरडीएस मींस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑलवेज रिमेंबर द स्लोएस्ट स्टेप इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी अपक्रिया का जो अपक्रिया स्लो हो रही होगी उसी से ही रेट निकाल सकते हैं, उसी को ही कहते हैं आरडीएस। फास्ट रिएक्शन क्या होती हैं? कहते हैं वे अपक्रियाएं जो 10 पे पावर माइनस का 3 होना चाहिए सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, मतलब 1 सेकंड के 1000वां भाग। हम कहें 1 तो उसका भी 1000 पार्ट, इतना स्पीड से होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जितने भी प्रेसिपिटेशन पीपीटी बनाती हैं वो सभी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल आती है। नेक्स्ट अब आती है फोटोकेमिस्ट्री के भी ये जो टॉपिक फास्ट रिएक्शन रेट और जो आपका प्रकाश संश्लेषण हुआ और फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये सब फोटोकेमिस्ट्री के ही टॉपिक हैं 16 तक। फोटोकेमिस्ट्री भी केमिकल काइनेटिक्स का ही एक पार्ट है। फोटोसिंथेसिस क्या है? सूर्य के प्रकाश व पत्तियों में जो उपस्थित हरा रंग है, मतलब क्लोरोफिल की वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पौधों में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? आप जानते हैं वे अपक्रियाएं जो सूर्य की उपस्थिति में ही होती हैं उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्वांटम यील्ड, क्वांटम दक्षता किसको कहते हैं? आप जानते हैं जो फोटोन होता है, एक फोटोन किसी पर पड़ेगा आके तो वो कितने मॉलिक्यूल को एक्टिव कर देगा, वो उसकी क्वांटम यील्ड होती। नेक्स्ट एक टॉपिक और आता है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन। ये सेकंड टाइम हम लोग 8:30 के बाद 8:40 के टाइम पे स्टार्ट करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि अभिकारक या क्रियाकारक या अभिकारक रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर दोगुना कर दिया जाए तो केसी क्या रहेगा? केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस चीज से अफेक्ट नहीं होता है, केवल केसी जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, याद रखिएगा।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो केवल टेम्परेचर से चेंज होगा, किसी से नहीं होगा, तो आंसर रहेगा स्थिर। टेम्परेचर सर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और नहीं, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है। अगर ए से अगर बी बन रहा है और प्लस हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। और ऐसे टाइम पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो उल्टा जाएगी। और यही चीज ए प्लस हीट, ए हीट को एब्जॉर्ब करके बी बना रही होती और टेम्परेचर बढ़ा देते तो इसकी फेवरेबल कंडीशन बना दी आपने, तो फिर आगे को जान लगती। ठीक है। वह दर जिस पर कोई पदार्थ अपक्रिया करता है उसके समानुपाती होती है। किसके? पदार्थ के परमाणु भार के, अणु भार के, तुल्यांकी भार के या सक्रिय द्रव्यमान के। तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के, जो एक्टिव मास होता है, बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है। एक्टिव मास क्या होता है? कंसंट्रेशन ही होती है एक्चुअल में, कि कितना अमाउंट है मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है सक्रिय द्रव्यमान। तो यानी कंसंट्रेशन ही है वो। तो किसी भी पदार्थ की अपक्रिया करने की दर किसी भी अभिकारक पदार्थ के जो सक्रिय द्रव्यमान होती है उसके समानुपाती होती है। आपको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में याद हो थोड़ा बहुत, अगर आपने अभी रिवाइज किया हो, पढ़ा हो, तो वहां पे एक लॉ ऑफ मास एक्शन आता है जिसको कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। याद है क्या? जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। ये नहीं भूलना है कि किसी भी अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने से बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन्स बढ़ेंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल क्वालिफाई होकर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। अब शुरू होती है एक्चुअल में कहानी यहां से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जिसमें अभिक्रिया की दर यानी रेट इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन पे पावर 3/2 है, बी की कंसंट्रेशन सी पे पावर 1/2 है। बताइए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? क्या करेंगे? लॉजिक बताएं इसके लिए। पावर को जोड़ देंगे सर। यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है सर? यही एडिशन ही होता है, जो कंसंट्रेशन पावर उनको ऐड करते जाए। क्या लिखेंगे? 3/2 माइनस 1/2, कितना बचेगा? 1। इधर 1.5 है, आधा घटा देंगे, 1 बचेगा। दोनों सेम है, 2 आ जाएगा नीचे, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/2, यानी फर्स्ट ऑर्डर हो गई। नेक्स्ट है 100 सेकंड में एक पदार्थ की मात्रा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की आधी रह जाती है। सर टी हाफ कितना दे दिया? 100 सेकंड। इसके चौथाई भाग शेष रह जाता है। चौथाई भाग शेष रह जाता है मतलब कितनी कंप्लीट हो गई? 75% हो गई, 20% शेष रह गई, तो वो कितनी गई? 75%। और 75% लगा समय टी आपका कितना होता है सर? 2 गुना। आंसर कितना हो जाएगा? 200 सेकंड। 200 सेकंड। कठिन नहीं था क्वेश्चन, इसमें टिक लगा हुआ था आंसर पे, लेकिन लॉजिक समझिए, बात को समझिए। कभी कभी क्या कहता है, उसने बोला कि 100 सेकंड में एक पदार्थ की मात्रा जो है आधी रह जाती है। आप समझ गए होंगे आधी मतलब टी हाफ। पहली बात पकड़ गए थे कि टी हाफ जो है 100 सेकंड हो गया। कह रहे कितने समय में इसका 1/4 भाग शेष रह जाएगा। 1/4 रह जाएगा तो इसका मतलब 1 में से 1/4 घटा दिया तो कितना बचा? 3/4। 3/4 अगर आप 100% करते हैं तो 25 75, यानी इतना परसेंट हो गया है, तब 1/4 बचा है, यानी 75 हो गया। सर टी बाई हाफ तो 100 सेकंड हो गया। यस, सेकंड क्या कह रहे? कितने समय में 1/4 शेष रह जाएगा? 1/4 बचे, अगर 1/4 बचे तो कितना हो गया सर? 3/4 हो गया। 3/4, हाँ। 3/4 क्या कहते?
3/4 जैसे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 4 से 100 25 25 या 75, इसका मतलब 75% हो गया है। यही बताइए 75% होने में कितना समय लगेगा? टी आपका कितना है? 2 टाइम। हो गया आंसर 200 सेकंड। ठीक है। सभी लोग बताएं, सबको समझ आया कि नहीं आया? केवल घुमाया गया था इस जगह पे कि उसने कहा कि इसका 1/4 भाग शेष रह जाता है। 1/4 रह गया है तो इसका मतलब 1 में से अगर 1/4 घटा दे तो 3/4 बचा। ये 3/4 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 3/4 जी। क्योंकि 75% हटाएंगे बटे 100 लगेगा। 25 दिया 75, 25 को 100। यही कह रहा है कितने समय में 1/4 शेष रह जाएगा। दो बातें कहते, कितने समय में 3/4 हो जाएगा या कितने समय में 1/4 शेष रह जाएगा। बात तो एक ही है। यानी वो T75 पूछना चाह रहा है सर। और T75 T50 का क्या होता है? 2 टाइम्स। आंसर कितना डायरेक्ट? 200 सेकेंड। कठिन नहीं था क्वेश्चन, लेकिन ये पूछे जाने लायक है क्वेश्चन क्योंकि लॉजिक है। अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है। क्या लगाएंगे सर? K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम और log 10 100 अपॉन 100 माइनस 20 मतलब 80। 20 पंचे 100, 20 चौक 80। 2.303 डिवाइड बाई 10 log 5 माइनस क्या हो जाएगा सर? log 4। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा है क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए। तो 2.303 डिवाइड बाई 10 log 5 की वैल्यू पुट कर देंगे। 0.6990 माइनस 0.6020। ठीक सर। कितना बचेगा? 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.0970। 0.097 को 0.10 मान ले क्या? या इसको इतना ही लिखे जाने देखें। 2.303 इंटू ये 9 है तो इसको 1 मान लें तो 0.10 मान लिया और डिवाइड बाई 10। आते हैं आगे। ये किसकी वैल्यू होगी सर? के की। और ड्राइव करना चाहें तो और कर सकते हैं इसको। 0.2303 इंटू 0.1। एक बार और खिसका दो तो 0.023। लीजिए ये बन गया किसकी? के की वैल्यू। कह रहा है 75% होने में कितना टाइम? 75% क्या होता है सर? T75 होता है 2 इंटू 250 और 2 इंटू 50 T50 क्या होती है सर? 0.6932 डिवाइड बाई के और के की वैल्यू अपन के पास है ये 2.303 इंटू 10 टू पावर -2। ये जो 2 अंक लिखा था यहाँ खिसका लिया। इसलिए खिसका लिया, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे 0.3010 टाइम्स हो जाएगा। जैसे ही नीचे वाले ऊपर जाएंगे ऊपर 30 हो जाएगा। 30 दूने 60 हो जाएगा। 7 से आंसर कौन सा है? सर इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है क्या? नहीं नहीं, इसका तरीका सर तब हो सकता था जब यहाँ कोई वैल्यू सही देता। मतलब 50 देता निकल आता, 90 देता निकल आती, 99 पॉइंट देता निकल आती। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो 20% ऐसे बीच वाली वैल्यू देते थे 25%, 15%, यहाँ कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है। इस समझ में तो आया होगा यहाँ तक। तो समझ में तो आ गया, लेकिन एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन बहुत मुश्किल पड़ेगा। नहीं नहीं, मेथड समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये बताइए। हाँ मेथड तो सर आ गया। ये निकाल के इसमें सीधी वैल्यू रख दी के सीधी सीधी वैल्यू कट जाए।
क्या लगे कुमार सर? नेक्स्ट है 7। सोचिए, वो तो डायरेक्ट आंसर है, याद ही करना पड़ेगा। ये वाला देखिए, 8th वाला, ये तो N2O5 का विघटन फर्स्ट ऑर्डर ही होती है। H2O2 का विघटन भी फर्स्ट ऑर्डर होती है। NH4NO2 का विघटन भी फर्स्ट ऑर्डर होती है। ये तो याद करना पड़ेगा सर। हाँ, 100 सेकंड में प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक पदार्थ की मात्रा की 1/3 रह जाती। कितने समय में इसका नवा भाग शेष रह जाएगा? कुछ आइडिया लगाएं, क्या लग रहा है सर? 200 सेकंड। कैसे निकलेगा? 1/3 और अगला 1/3 1/9 हो जाएगा सर। 1/3 पहला 1/3 तो 100 में, और अगला एक 9 करने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी 100 और 100 200। सीधा यही कहना चाह रहे हैं कि पहला 1/3 होने में और दूसरा 1/3 होने में फिर इतना ही टाइम लग जाएगा जितना इसने में लग रहा है, जितना इतने में लग रहा है। 100 मिला के 200 सेकंड हो जाएंगे जी। बाकी के लोग बताएं। आंसर तो आपका सही है। और 1/3 हो गया। ऐसे कहें, या फिर इसका दूसरा तरीका थोड़ा सा फिर वही है, लॉन्ग मेथड से जाना पड़ेगा। मान ले इन्होंने कहा कि 100 सेकंड में एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है 100 सेकंड में, यानी कि कुल टाइम कितना दिया है? 100 सेकंड। प्रारंभिक मात्रा कितनी है और कितने समय में 1/9 रह जाएगा? तो इन्हीं दो ही वैल्यू तो हमें नजर आ रही हैं। हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, कैपिटल T इक्वल टू N इंटू टी हाफ, यानी कि एक कुल समय एक अर्धायुकाल, इससे N निकल आएगी। अच्छा, दूसरा क्या है? N इक्वल टू N0 इंटू 1/2 पे पावर N। ये प्रारंभिक मात्रा है, ये अंतिम मात्रा है। प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 1/3। लास्ट में कितना रह रहा है? 1/9। यही तो है। सही लिख रहे हैं कि नहीं? ठीक है। और 1/2 पे पावर क्या है? N। ये इससे काट दिया जाए, ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। ये तो इस पे तो बनेगा नहीं। नहीं नहीं, मेथड तो इसका आंसर तो 200 सेकंड ही आएगा, लेकिन मैथमेटिकली हम आपको अभी बता देंगे, देख लेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट देखिए तब तक। किसी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल 100 सेकंड है। टी आप कितना है? 100 सेकंड। के की वैल्यू बताइए, क्या लगाएंगे फॉर्मूला? क्या लगाएंगे फॉर्मूला? के इक्वल टू T by half। 0.6932 डिवाइड बाई T/2। यस, वैल्यू रख दीजिए, बन जाएगा।
यहाँ 6.9 दे रखा है ना, एक पॉइंट इधर खसकाएंगे 10⁻⁻1 लग जाएगा, और 100 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻2 वो लग जाएंगे, 3 वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता 0.4 मोल पर लीटर होने में 10 मिनट लगते हैं। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए। क्या क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? के बराबर लगाएंगे सर, इसमें भी के बराबर, हाँ और वही मोल लगाएंगे पर जो लीटर। लगाते हैं, जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का। हाँ सर, 2.0.3 ये अपॉन ए माइनस एक्स लिखिए, या इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, ऐसे लिखिए। क्या लिखा जाएगा, कौन सी वैल्यू छूटेगी, कौन सी रहेगी, कौन सी नहीं आएगी, ये मुझे बताइए। इन्होंने कहा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता 0.4 मोल पर लीटर होने में 10 मिनट लगते हैं। 80 हो जाएगा सर, ये 0.4 है 4 जी, क्या बता रहे 80 की हैं? वैल्यू, 80 की वैल्यू हो जाएगी ना सर ये। हाँ इनिशियल वाली थोड़ी है ना ये। हाँ प्रथम सर। कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता इतने होने में इतने मिनट लगते हैं, तो पहली माननी पड़ेगी, ये लास्ट वाली होगी। तो 2.303 अपॉन 10 log 10 अपॉन x अपॉन 0.4। नहीं, एक्स न मानिए तो फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो फिर ऐसी छूट जाएगी। अधूरा सा क्वेश्चन दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता 0.4 मोल पर लीटर होने में 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब शुरुआत क्या रही होगी, 1 मोल रहा होगा, 1 मोल में से कम हो जाएगा तो 0.4 बचेगा। ये है, क्योंकि मानना पड़ेगा, एक तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। चलिए रख के देखते हैं, अब जो होगा आंसर आएगा तो ठीक है। k इक्वल टू हो गया 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग में बेस में 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10/4। 10/4 का मतलब है 2 पंचे 10, 5/2। तो 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग 5 की वैल्यू 0.6990 माइनस 0.3010, ये बचेगा। क्या हो जाएगा, 0.6990 माइनस 0.3010, इन दोनों को माइनस करके आंसर आएगा 2.303 इंटू इनका माइनस करेंगे तो 0.398 डिवाइड बाई 10, 0.398 इंटू 2.303 की वैल्यू आएगी 0.91, और डिवाइड बाई 10 0.09। 0.09 कोई ऑप्शन? 0.09 तो कोई नहीं है।
इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अभी आपको बाद में भेज देंगे। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 80 सेकंड में 50% पूर्ण होती है, 160 आ जाएगा इसका आंसर। तो 75% होने में 75 टी बाई हाफ का दोगुना। हाँ, तो आंसर 8 दूनी 16 सर, 160। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी पे, ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, ये अभी पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 12 को छोड़ते हैं। यदि सांद्रता मोल प्रति लीटर में दिखाई जाए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया चाहे सांद्रता मोल पर लीटर में हो चाहे डेसीमीटर क्यूब में हो, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट तो हमेशा समय इनवर्स ही रहती है, याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट या किसी की रेट कांस्टेंट की यूनिट K इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n इंटू टाइम पे पावर -1। तो कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n, n माने जैसे ही 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी 0, तो टाइम इनवर्स बचेगा, यानी कि समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स जो भी रखे तो ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में कितना घुमाया है, कुछ भी करें फर्स्ट ऑर्डर में चाहे किसी में रखें, लेकिन आपको याद रखना है कि आंसर केवल समय में ही निकालना है। इन्होंने कह दिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ए और बी जहां बराबर है, अगर सर ए और बी बराबर है तो फॉर्मूला होता है K इक्वल टू टी 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। ए माने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो गई और एक्स माने आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन हो गई। एक द्वितीय कोटि की क्रिया है जहां 200 सेकंड में 20% पूर्ण, 500 सेकंड में 20% पूर्ण हो जाती है, तो यहां से K इक्वल टू पहला टाइम 500 सेकंड 100/100 माइनस एक्स 1/100 माइनस 20 क्या हो गया 180 माइनस 1 क्या हो गया 100 माइनस 80 क्या बचेगा यहाँ पे 1/500 100 इधर माइनस 80 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 80 20 चौको 80 5 चौको 20 और 2 इसकी 0 2 इसकी 0 2 इसकी 0 2 इसकी 0। कह रहा है यह अभिक्रिया कितने समय में 60% पूर्ण हो जाएगी, यानी फिर टाइम पूछा है। फिर क्या फॉर्मूला, यही फिर लगा देंगे, जो K निकाला है वो K यहाँ रख दीजिए 1/1 2 3 4 1 2 3 4 5 इक्वल टू 1/T पूछा है 1/100 माइनस 60 कितना बचेगा 40 माइनस 1/, क्या हो जाएगा 100 माइनस 40 ऊपर क्या बचेगा 60, ऊपर बचेगा 60 नीचे बचेगा 4000, एक 0 से 0 कैंसिल। अब इधर आ जाइए, टी निकालना है तो टी ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 इधर हो गया इंटू 6 डिवाइड बाई 4 0 0 2 0 से 0 काट दें, 4 से 4 5 20 काट दें, 2 0 बची 500 गुणे 6 5 1 30 3000 3000 है तो ऑप्शन 3000 सेकेंड। लॉन्ग मेथड लग रहा है क्या ये, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि उसने फिर वही वाला टाइम दिया है। ऐसा कोई टाइम देता जो हम टी हाफ रख लेते, कुछ बना लेते, कुछ नहीं बना सकते हैं। 20%, हाँ सर वही दे रखा है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन ही अपने पास मात्र एक ऑप्शन है, इसके अलावा ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, K इक्वल टू P इंटू जेड इंटू ई पे पावर E अपॉन RT। अब क्रिया और तीव्र गति से हो तो इसके लिए किस कारक में कमी होनी चाहिए, कौन सा फैक्टर कम करना पड़ेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम करनी पड़ेगी अगर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपको बढ़ाना है तो। E लिखा है, सही में ये EA लिखना चाहिए था तो ज्यादा समझ आती।
इन चार ऑप्शन में जो चार दिए गए निम्न में से कौन प्रारंभिक अभिक्रिया की दर को दर्शाता है? डीसी अपॉन डी टी 0, या डीसी अपॉन इक्वल टू 0, या ये कंसंट्रेशन ऑफ सी लिमिट टू सी नॉट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रारंभिक अभिक्रिया की दर को दर्शाता है? सी वाला, जहां कंसंट्रेशन सी से लेके कहां तक? सी नॉट तक है। ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है 0 लिख दिया, नहीं है। अगर सी इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये पूरी कंसंट्रेशन ही 0 हो जाएगी, और ये किसके इक्वल है पता नहीं, इसलिए एक ही ऑप्शन बचेगा जो हम सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जब हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था उसी दिन बताया था रेट लॉ लिखना, और ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। शायद अगर हमें सही याद है तो पिछली बार ईएमआरएस में ये पीजीटी में पूछा था, यही बिल्कुल क्वेश्चन सेम। बता, यहाँ आपने देखा किस किस में रिलेट करा रहा है? बी आर है सर इधर, और इधर क्या है सब में? बी आर टू। तो अगर इक्वेशन लिखी जाए तो ये बी आर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, तो माइनस, कोफिशिएंट है 3, तो माइनस का डी, बी आर पे माइनस अपॉन डी टी इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में आ रहा है बन रहा है तो प्लस लगाएंगे। कितने कोफिशिएंट है? 5, तो 1/5। डी क्या हो जाएगा? बी आर टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डी टी। ये चीज अब कौन सा सही है पहले में देखें। ऑप्शन बी है डी सही। बी आर अपॉन डी टू है तो 3 यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन बी आर किस में है? प्लस में। यहाँ किस में लगा है? माइनस में। माइनस में सर, और डी होएगा प्लस में, तो यही है। कौन सा? डी ऑप्शन। हाँ सर। डी ऑप्शन में 5/3 लिखा है, ये भी ध्यान दें जरा। अच्छा हाँ, ये भी है। बी आर टू तो इधर है। अगर केवल बी आर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो बी आर यहाँ रहेगा अपॉन डी टी हो जाएगा। थ्री थ्री इधर पहुंच जाएंगे तो 3/5 होगा डी बी आर टू अपॉन डी टी के। इसके आगे लगना चाहिए माइनस, इसके प्लस, तो इसमें किसी के आगे माइनस नहीं लगा है। इधर इसके इक्वल जाएगा तो डी बी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा? 3/5 डी बी अपॉन डी बी आर टू अपॉन डी टी। वो ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। ठीक है, नंबर 18, नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। कोई अभिक्रिया है उसके लिए के इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10 सेकेंड। अभिक्रिया का वेग, क्या वेग स्थिरांक के का मान ये है, और अभिक्रिया का वेग रेट इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4 मोल सेकेंड इनवर्स है। एक ही सांद्रता बताइए, निकाल सकते हैं क्या? समझ में आएगा कैसे लिखा जाएगा?
नहीं समझ में आया, कोई जवाब ही नहीं देते आप लोग। कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ के, बस खत्म। यहाँ रेट में रेट की वैल्यू रख दी जाएगी, के में के की वैल्यू रख दी जाएगी, ए की कंसंट्रेशन निकल आएगी। ये होता है रेट लॉ, बस इतना सा काम था। जवाब ही नहीं आया किसी का, नहीं आया तो बोल दिया करें। पावर 1 लगा देंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, कह के दे वो तो पावर 2 लगा देना, क्योंकि यहाँ सर उसने कहा है कि वेग स्थिरांक का मान ये है और उसके पीछे यूनिट लगी, और सेकंड इनवर्स सर फर्स्ट ऑर्डर की ही होती है, इसलिए बिना कहे कुछ हम एक ही लिख रहे हैं, कुछ लिखा ही नहीं है। रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के हम पहचान लें किस ऑर्डर पे है, बस सबके लिए एक ही फॉर्मूला। अब बताइए, यहाँ पे रेट की जगह 8 था, इसकी जगह 2 थे, तो पावर से पावर कट जाएगी, सीधा सीधा 2 से 2 चौको 8। 4 क्या -8 -2 एक ही कंसंट्रेशन पूछी है ना, तो क्या दोनों की अलग अलग दी है क्या पावर? पावर नहीं सेम है पावर तो सर। पावर सेम है तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कट जानी चाहिए। पावर तो कट जाएंगी सर, फिर इसमें आंसर में पावर आएगी, दे रखी है इसने। आंसर में नहीं आना चाहिए, फिर तो बचने नहीं चाहिए, क्योंकि सीधी सीधी वैल्यू है। आंसर सीधा सीधा 4 ही आएगा, जैसे 1 आया 8 आया वैसे ही 4 आएगा। और क्योंकि उसे यहाँ भी नहीं देना चाहिए था पावर, 1 2 4 8 सीधे सीधे ऑप्शन, डायरेक्ट दिख रहा है 2 चौको 8, 4 बार जा रहा है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो k इक्वल टू क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टी का टाइम कंसंट्रेशन अपॉन टी, ये k इक्वल टू होता है x बाई टी। तो किस पे निर्भर नहीं करता है? तो जो रेट है सर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, और जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगी? 0। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक हो चाहे जैसी हो, सांद्रता कैसी हो जाती है वहां पे जीरो ऑर्डर की, अतः प्रारंभिक सांद्रता तो 0 ही हो जाती है। क्लियर हुई है बात? जी सर। इन्होंने सक्रिय ऊर्जा पूछी है, अभी पढ़ाएंगे आगे, छोड़ दीजिए। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि परमाणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इतना तो हमने आपको बताया था। कोलिजन बढ़ जाता है सर। हाँ यस, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एस्टर है, जल अपघटन कराया है एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव क्या है? H पॉजिटिव एक होमोजीनियस उत्प्रेरक है, हेट्रोजीनियस उत्प्रेरक है, हेट्रोजीनियस उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक। ये लिखे ऋणात्मक उत्प्रेरक। नहीं पता चला? ये सब लिक्विड में, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, होमोजेनियस। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, परिवर्तित नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर है सर
और अगर सीधी चलेगी इसका मतलब वो परिवर्तित नहीं हो रही है, क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ऐसे ये भी तरीका उसी का है, एक एक्टिवेशन एनर्जी का है। हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अपक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। सोचिए, यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अपक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, सोचो हर बार हर एक 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पे दोगुनी हो रही है। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 10 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो अपक्रिया की दर कितनी गुनी हो जाएगी? 20 से 30 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी? दोगुनी। तो यही गैप आप लेते चले जाएं अगर 100 तक को, तो कितने गैप लग जाएंगे इसके बीच में? 9 गैप। पहले दोगुनी, दोगुनी की दोगुनी 4 गुनी, फिर उसकी दोगुनी, तो दो, ये बीच में गैप आएंगे गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बार आएंगे कि नहीं? हाँ सर, 9 बार ही आएंगे। तो 2 पे पावर 9 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये पेंसिल से लिखा भी था यहाँ पे 2 पे पावर 9। थोड़ा सा ऐसा लिखा है, भूत जैसे लग रहे हैं, वो लग नहीं रहे हैं कि 2 पावर 9 लिखे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता? क्या ताप से अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती? होती है। ताप बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अभिकारक की सांद्रता, इसको बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। उत्पादों की एंथैल्पी, जो प्रोडक्ट है उसकी एंथैल्पी मतलब एनर्जी से, या फिर उत्पादों की उपस्थिति, किससे? क्या कह रहे हैं कि अब कौन सा कारक ऐसा है जो अपक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है? अपक्रिया की दर से कोई मतलब नहीं है उसका, उत्पाद की एंथैल्पी से, उत्पाद की ऊर्जा से कोई मतलब नहीं। उत्पाद की ऊर्जा से अपक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती। उत्पाद जो बन रहा है उसकी बात हो रही है। जो बन रहा है अगर उसकी एनर्जी चाहे वो रिलीज करे चाहे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, वो तो बनी हुई की बात है। यहाँ उत्पादों की उपस्थिति नहीं, यहाँ उत्प्रेरकों की उपस्थिति होनी चाहिए थी। ठीक, तो ताप से भी परिवर्तित, अभिकारक से भी परिवर्तित, उत्प्रेरक से भी उपस्थिति से परिवर्तित, तो किससे परिवर्तित नहीं होगी? उत्पाद की एंथैल्पी से परिवर्तित नहीं। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रियाओं के लिए अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताओं के समय के साथ ग्राफ तो बताए गए हैं, बताइए कौन सा ग्राफ सही नहीं है। जैसे लिखा है सर A प्लस बी गिव्स देन C, तो कह रहा है ए क्या है? रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट समय के साथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और समय के साथ C क्या करेगा? बढ़ेगा, बनेगा, यानी पहला सही है। बात समझ में आई कैसे सही है ये? एक बार बता दीजिए सर। बी तो है नहीं, कौन सा नहीं है सर? फर्स्ट वाले में बी तो नहीं दिख रहा है ग्राफ में। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ए जो है ये रिएक्टेंट है। जी रिएक्टेंट समय के साथ घटता है, घट रहा है। सी प्रोडक्ट है, सी बन रहा है, बढ़ रहा है। जो यहाँ दो चीजें इसमें दी हैं दोनों सही है। ठीक है सर। ए समय के साथ घट रहा है, बी जो है वो बन रहा है, लेकिन ए जितना घटा है उससे ज्यादा बी बना है। सही बात है कि गलत है? इसका ग्राफ ज्यादा गया है। जी सही है सर। क्यों? क्योंकि ये 2b लिखा है, ये भी सही है। की कंसंट्रेशन ये भी घटती चली आ रही है, और बी ए रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट की कमी ज्यादा है, ये बी है, बी कम बन रहा है। सही बात है। ए घट रहा है, कभी भी लीनियरली डिक्रीज नहीं होता है, आप जानते हैं, यही गलत है। क्योंकि टाइम के साथ साथ धीरे 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 कम होता चला आएगा। दूसरा, बी भी कम होना चाहिए था, ये बी बना रहे हैं, गलत। केवल सी बनना चाहिए था, सही है। बी गलत और ए गलत है, दोनों ग्राफ गलत थे, ए और बी के।
नेक्स्ट है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, तो ये क्या हो गया टी हाफ। टी हाफ कितना हो गया 34.65 सेकेंड। कह रहे वेग स्थिरांक के क्या होगा, के पता पूछा है। क्या होता है फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.6932 डिवाइड बाई 34.65। ऐसे ही एग्जाम में देगा, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है 34 और 1 35 और ये 69 जो है 70 के करीब है। 35 दूना 70, डायरेक्ट दो बार जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ 34 के बाद यहाँ पॉइंट लगा है 35 दूनी 70 और इसके 2 अंक पहले लगा है तो 10 टू पावर -2 पावर चढ़ेंगी। इसका 0.02 बार जाएगा। लो ये वाला आंसर होगा। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे डिवाइड कर दिया। ये नहीं करते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, ये जो कैलकुलेशन दे रखी है इस टी आपको हम 69.32 10 टू पावर -2 लिख ले और नीचे 34.6 लिख ले। इसको इससे 2 बार काट दे, डायरेक्ट 2 गुणा 10 पे पावर -2 आंसर आएगा। एवरेज मान के कर रहे हैं सर, कैसे क्या मान के, एवरेज मान के, जैसे मतलब ये इतना हो सकता है इसलिए। हाँ वो नहीं डायरेक्ट है। वैसे आप करके देखिए 34.65 डिवाइड बाई 2 करिए तो 2 पंचे 10 हुआ, 1 हासिल का, 2 छक 12 और 1 13 का 3, 1 हासिल का, 2 चौको 8 8 और 1 9 और 2 3 6 लो 69.3 आ गया। यही है लिखा है 69.3। मतलब ये खुद में सोच लो आप कि ये 70 के करीब है, ये 35 के करीब है तो 35 दूना 70 हो गया। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट चलता है कैलकुलेशन, इससे आसान हो जाता है क्योंकि अपन के पास ऑप्शन दे रखे हैं। अगर ऑप्शन बहुत सटीक देता कि 1.7 1.9 तब फिर हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ता, और जहां जरूरत नहीं है नहीं करनी है तो हम वहां डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अभिक्रिया की दरें संघट्ट के अनुसार। संघट्ट सिद्धांत क्या कहता है, हमने आपको सिखाया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी हो सकती है जब अभिकारक अणु आपस में टक्करें करते हैं तब। क्रिया कारकों के मध्य हुआ प्रत्येक संघट्ट रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करता है। बताइए क्या जितने भी अणु आपस में टकराएंगे सब रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं। टकराने के बाद आपस में इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल हो जाता है एक्टिव, और वो एक्टिव हो जाएगा तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार ये टक्कर और सामने मॉलिक्यूल से टक्कर हुई, ये इधर से निकल रहा है ये इधर से निकल रहा है, सट के निकल गया। मतलब दो चीजें जरूरी है, एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ बिल्कुल आमने सामने टक्कर होनी चाहिए और टक्कर प्रभावी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि टकराने के बाद कम से कम उनकी ऊर्जा बढ़ जाए। दूसरा क्या है, अभिक्रिया की दर अणुओं के वेग के समानुपाती होती है। नंबर 2, वे सभी अभिक्रियाएं जो गैसीय अवस्था में होती हैं शून्य कोटि की होती हैं। गलत। अभिक्रिया की दर प्रति सेकंड हुए टक्करों की संख्या के समानुपाती होती है। क्या 1 सेकंड में जितनी टक्करें होंगी, अभिक्रिया की दर प्रति सेकंड हुई टक्करों की संख्या ही समानुपाती है। यह जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतना ज्यादा प्रभावी, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक क्या कहते हैं, के। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक के निर्भर करता है के अभिकारक की सांद्रता पे, उत्पाद की सांद्रता पे, समय पे या ताप पे। के ओनली एंड डिपेंड ऑन, वही आंसर है। के ओनली ऑन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यस, ये आंसर होगा। अब टी के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो कहाँ एक सरल रेखा बनेगी, क्या कह रहे हैं, लॉन के इक्वल टू रेट इक्वल टू के ए पे पावर 1, ऐसे होता है। के हटा देंगे तब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के। यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही तो के लगा है। के किस बात पे डिपेंड कर रहा है, बात ये है के टेम्परेचर पर डिपेंड कर। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी।
फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे थे, लॉन के पूछा है, 1/t पूछा। हम लोग जानते हैं सर k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस x पढ़ते हैं। अब k इक्वल टू log को लॉन में बदला जाए तो ये क्या रह जाएगा, केवल 1/t लॉन हो जाएगा a अपॉन a माइनस x। t को यहां ले गए, k इंटू टी हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन a माइनस लॉन a माइनस x। ये चीज हो गई। क्या पूछा है इन्होंने, अच्छा ठीक है, लॉन के वर्सेस 1/t। सॉरी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी वाली इक्वेशन है। एक्चुअल में ये होता है के इक्वल टू ए ई पे पावर ई ए अपॉन आर टी, ये होता है फॉर्मूला। इसमें लगाएंगे तो लॉन के हो जाएगा, लॉन ए हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो केवल ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बाई हो गया माइनस एम एक्स, ये सी हो गई। लॉन के वर्सेस 1/t, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर के बराबर। कहाँ है ई ए अपॉन आर, चौथे ऑप्शन। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन पे है, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हुआ। जब आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा देंगे उसके बाद ही बनेगा, आर्हेनियस इक्वेशन के बाद ही बन पाएगी। नेक्स्ट आता है, कौन सा मूल प्रक्रम अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। तो वेग निर्धारण पद हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। 32 नंबर जो है 2HI प्लस H2O2 से ये HiI2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये H2O2 में, ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, याद ही करना पड़ेगा, न इसके डिकम्पोज होने से। वो एग्जांपल ही सेकंड ऑर्डर का है, जनरलाइजेशन नहीं है सर कि इसकी वजह से हो गया ना, वो है ही। जैसे कोई भी रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है तो प्रैक्टिकली वो चीज निकाली गई कि वो जीरो ऑर्डर है, तो हम लोग उसमें जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। सर इसमें जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो किसका हुआ है, HI का? दोनों ही टूट रहे हैं, H2O2 H2O में रह जा रहा है और जो HI है वो I2 में जा रहा है, दोनों ही हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अगला लिखा है छद्म कोटि की यानी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है। जो जानते हैं उनको हटा दीजिए, वो ही आंसर बच जाएगा। N2O2 फर्स्ट ऑर्डर है, नॉट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, एक ऑप्शन खत्म। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन सेकंड ऑर्डर है, याद करें, ऑप्शन नहीं है। गर्म करने पर अमोनियम साइनेट यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, NH4 NCO NH2CO NH2 में टूटता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर। अमोनियम साइनेट ये तो हम भूल रहे, स्यूडो का एग्जांपल नहीं है, ये कंफर्म है। अमोनियम साइनेट ये भी नहीं है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, लेकिन मेरे दिमाग में अभी नहीं है। स्यूडो का एग्जांपल कौन सा है, तो ये कंफर्म है, ये फर्स्ट ऑर्डर है।
ये सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल कंफर्म, ये हमें डाउट है फर्स्ट या सेकंड का है, लेकिन स्यूडो का नहीं है, तो कौन सा आंसर बचा? ये वाला केवल। पैराक्लोरो एसिटेल्डिहाइड का पैराक्लोरो एस्टेल्डिहाइड में जो परिवर्तन है वो एग्जांपल किसका है? स्यूडो ऑर्डर का। एक आप बताइए स्यूडो ऑर्डर का अपनी तरफ से आप लोग। एस्टरिफिकेशन। यस, कौन सा? अल्कोहल की वाटर के साथ रिएक्शन, एक्सेस में वाटर ले लेते हैं, एस्टर बनता है। और अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ये 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सा लग रहा है देखने में। इनमें से पूछा कौन सा फॉर्मूला सही है, तो एक फोकस करिएगा, ये रिएक्शन लिखिए, ये 500 केल्विन के नीचे ही कराएगी, 2 स्टेप में हुई है। स्टेप फर्स्ट कैसा है? स्लो। दूसरा स्टेप कैसा हुआ? फास्ट। तो अब ये देख के एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? फर्स्ट वाला स्लोएस्ट। यस, जो स्लो है। अब अगर स्लो है तो एक सिंपल सी बात है कि रेट इक्वल टू के, जो स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट है उसी पे डिपेंड करेगा। तो NO2 कितनी बार है, पावर कितनी लग गई? इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, आंसर सी हो गया। इतनी सी बात थी इसमें। नेक्स्ट देखें, मिथ्या कथन इंगित करें, कौन सा गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फोटोकेमिस्ट्री से छोड़ दीजिए। वह घटना जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 10⁻⁻8 सेकंड से भी निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट जाता है, उसको कहते हैं फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, लाइट स्कैटरिंग या लाइट इमिशन। और वैसे तो फोटो का एग्जाम्पल है फोटोलिटिक का तरंग के। अब सर यही इसी के 50 क्वेश्चन हो जाने देते हैं, फिर आज यही रखते हैं। ये इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, बता देते हैं, ये ठीक है, बता देते, लेकिन है क्या कि जैसे आज तो बता दिया, लेकिन अगर आपके पास पीडीएफ पड़ी, आप दोबारा पढ़ रहे तो उस टाइम पे नहीं समझ में आएगा। यही प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं, वो चीज हो जाती है। अब किसी दिन होता है तो प्रॉपर इंग्लिश में ही होती, तब हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो जाती है। किसी दिन अगर पीडीएफ मिलती तो प्रॉपर हिंदी वाली ही होती है, फिर उसमें इतनी शुद्ध हिंदी लिखी होगी, कभी कभी तो हमें खुद नहीं समझ में आती इसका मतलब क्या है। विशिष्ट दर स्थिरांक के हो गया, रेट कांस्टेंट के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला सही है? फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ। बताएं। टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाई के। बस यही चीज तो बार बार पढ़ ही रहे हैं, ये नहीं होता उसमें। के इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई टी हाफ कहिएगा, या टी हाफ इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई के कहिएगा, ये चलता है। ये गलती से लिखा था। सबसे महत्वपूर्ण अकेला वह कौन सा कारक है जिस पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। अभिकारक की सांद्रता पे, निकाय के ताप पर, उत्प्रेरक की उपस्थिति पे, या फिर अभिकारक की प्रकृति पे।
तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सॉलिड स्टेट में रिएक्शन स्लो, गैसियस में है तो उससे, सॉलिड में है तो सबसे स्लो रेट, लिक्विड में उससे तेज रेट, और गैस में सबसे ज्यादा तेज, सबसे जल्दी स्पीड में रिएक्शन होने वाली है। तो जो रिएक्टेंट का फेज है, जो उसका नेचर है, स्टेट है, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ए और बी उत्पाद जैसी अभिक्रिया में यह देखा गया है कि ए की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है, परंतु बी की मात्रा दोगुनी करने पर कोई असर नहीं होता है। दर समीकरण कौन सी है? कैसे लिखा जाएगा सर? रेट इक्वल टू के, ए पे पावर एक्स, बी पे पावर वाई, मान लिया। इसी पे चेंज करते हैं। यह देखा गया है कि ए की सांद्रता को दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। सोचिए, इसको ए को 2a लिखने से ये आंसर 4 हो जाता है, तो 2a पे पावर कितना लिख दिया जाए कि आंसर 4 हो जाए? 2 लिख दिया जाए। ये बात समझ में नहीं आई आपको? जी सर। आगे कह रहा है कि परंतु बी की मात्रा दुगनी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर पावर 0। तो ऐसा टर्म इसमें से ढूंढिए जिसमें बी 0 हो। सी नंबर। नहीं, जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ 1 बना जाता है। बी नंबर। अब क्या लिखा कैसे कि आप कहेंगे 1/4 कैसे आ गया? ये रेट की तरफ 4 था, इधर ले आओगे क्या हो जाएगा? 1/4। बस ऐसे ही लिखा गया होगा। जो रेट 4 टाइम्स हुआ है, इसी के 4 इधर भेज दिए, ये क्या आ गया? डिवाइड। सेकंड बचा। क्वेश्चन नंबर 40। किसी भी अभिक्रिया के लिए टी जो अर्धायु काल होता है वो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर n-1 होता है। तो अभिक्रिया की कोटि बताइए n-1। अभिक्रिया की कोटि n-1 होगी, n+1 होगी, n होगी, n-2 होगी। n ही होती है सर, अभिक्रिया की कोटि n ही होती है। बस लिखने का तरीका बदला जाता है, वो n ही रहती है हमेशा। द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल टी आप क्या होता है? 1/a/k। प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है क्या? प्रारंभिक सांद्रता पे पावर -1 के समानुपाती है। यस, ये कह सकते हैं, क्योंकि ए जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या लग जाएगी? -1। टी हाफ पे पावर क्या लग जाएगा? ए पे पावर -1। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रारंभिक सांद्रता पे 0 के समानुपाती होती है। गलत। प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 3 अर्धायु के बाद प्रारंभिक मात्रा का कितना पदार्थ शेष रह जाएगा? 12.5% होना चाहिए। कितने अर्धायु के बाद? यस, ठीक है। कैसे लगाते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन सर 2 पे पावर n, ये होता है। क्या है? n जो टी हाफ होते हैं ना, n हाफ लिफ्ट्स के बाद लेफ्ट अमाउंट कितना बचता है? इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मानी या 100 मानी बटे 2 पे पावर n माने 3, 100/8 काट दीजिए, 12×8 = 96। ये फॉर्मूले के फॉर्म में है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 पे पावर n। इतने अर्धायु के बाद कितनी शेष बचेगी? प्रारंभिक मात्रा मान लीजिए, इधर टी हाफ मान लीजिए।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग के लिए अर्धायुकाल का मान 0.6932 सेकंड है, तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? B 1 second inverse. ठीक है, बाकी के लोगों को समझ में आया कैसे आंसर हो गया? ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये बड़ा स्थिरांक का मान कठिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एसिटलिटी हाइट 44। यार ये एक्सपेरिमेंटल डाटा देती है। प्रारंभिक दाब ये है और कुल दाब में वृद्धि ये हुई है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ऐसा पूछा है। सर अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर प्रेशर के टर्म में दे दे तो 2.303 अपॉन टी log 10 इनिशियल प्रेशर अपॉन 2 इंटू इनिशियल प्रेशर आफ्टर टी टाइम का प्रेशर, ये फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर यही प्रैक्टिकल अगर दिया जाए अगर आपको वॉल्यूम के टर्म में, तो V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT, ये किसके टर्म में? और अगर कंसंट्रेशन दी जाए तो आप जानते हैं log 10 A अपॉन A माइनस X लगाया जाता है। तो ये तरीके हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर की। कंसंट्रेशन दी जाए ये लगाएंगे, प्रेशर दिया जाए ये लगाएंगे, वॉल्यूम दिया जाए तो ये लगाएंगे। ये 3 तरीके हैं लिखने के। तो इसको रखा जाता है, इसमें चेक किया जाता है, या फिर याद कर लें कि CH3CHO जो एसिटाल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल होता है। इसका कैलकुलेशन तो नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन डायरेक्ट ऐसे याद किया जा सकता है कि इसका डिकम्पोजिशन सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल होता है। चलिए यहां बताइए, सीधा सीधा फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का। T 99.9% 99 के कितने के टाइम का गुना होता है, यानी कि T 99.9% इंटू क्या वैल्यू होगी यहाँ पे T 90 की, ये बताइए। याद करें। याद है कोई आंसर क्या? Yes sir, two times. नहीं, 3 टाइम। ये T 99 पॉइंट है, ये 90%। क्वेश्चन नंबर 46। ए पे पावर 3 है, यदि ए की सांद्रण को दोगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर कितनी गुनी हो जाएगी? ए को क्या लिख दें? 2a। आर बराबर के, ए को लिख दिया 2a, 2a पे पावर 3 हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, इसको खोलोगे तो 2 पे पावर 3 का मतलब 8 हो गया और ए पे पावर 3। सही से लिखा जाए 8 आगे हो जाएगा के और ए पे पावर 3। आर इक्वल टू कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 गुना। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? वो तो एक तरीका है, आपको क्या बोला गया है यहाँ? डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेकर उसने क्या बोली? थर्ड ऑर्डर है। ए की सांद्रण को दोगुना कर दिया जाए, सीधा सीधा सा ए को 2a कर दिया और पावर कितनी लगा दी? 3। 2 दूना 4 दूने 8, 2 पे पावर 3 मतलब 8, डायरेक्ट 8 गुनी हो जाएगी। तो जितना यहाँ लिख देंगे उतनी पावर ऑलरेडी लगी हुई है। ये एक्टिवेशन एनर्जी पे,
ये जब एक्टिवेशन एनर्जी नेक्स्ट अभी पढ़ लेंगे तब उसके बाद चलेंगे। रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव डिके जो है, रेडियो एक्टिव किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की। अभिक्रिया की अणुसंख्य मॉलिक्यूलरिटी, खूब एग्जाम्पल बताएं, इसके डिफरेंस बताया के लिए कौन सा सही नहीं है। क्या इसका मान शून्य हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है, यह थ्योरेटिकल वैल्यू है। इससे अभिक्रिया की विधि से जानकारी नहीं मिल पाती है, इससे अभिक्रिया की क्रिया विधि की जानकारी नहीं मिल पाती है। इससे केवल यह पता चलता है कितने अणु भाग ले रहे हैं। इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ये भी सही बात है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा इसका मान शून्य हो सकता है, कभी भी मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। मतलब इसका समझ रहे हैं? मॉलिक्यूलरिटी 0 होने का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। अगर मिनिमम रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्शन में अगर 0 हो जाए तो रिएक्शन काहे की? कोई भाग ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब किसी अभिकारक तंत्र की ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो वेग लगभग 10 गुना हो जाता है। इसका सर्वोच्च कारण क्या है? क्या जो एक्टिवेशन एनर्जी है तापक्रम की वृद्धि से कम हो जाती है? यह दहली ऊर्जा वाले अणुओं का प्रवाह ज्यादा हो जाता है, या संघट्ट आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, या फिर दहली ऊर्जा में का फ्रैक्शन बढ़ जाता है? जो मिनिमम एनर्जी लेके बैठे हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। यहां सर अगर केवल लिखा होता कोलिजन्स में वृद्धि हो जाती, हम सही मान लेते, लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं, प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। अर्धायु काल का फॉर्मूला T आप इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई K होता है। इसमें कहीं A आता ही नहीं है, इसका मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये वाली बात क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है।